हेलो गाइस, मैं हूं आपकी अपनी कोमल। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये एक लौती चीज है जो आपको करनी पड़ेगी आपके एग्जाम्स के लिए। इन नोट्स में A to Z सब कुछ कवर्ड है। दीज आर ओनली 6 पेज नोट्स एंड इट हैज एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड बहुत इजी टू रिमेम्बर है क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज में लिखा गया है, बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स कवर करने हैं। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, types of lands and types of soils. So, first of all, resources. Now, what do you mean by resources? देखो, एवरीथिंग दैट यू कैन यूज, ठीक है, इन द एनवायरमेंट विच इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, हमारी किसी भी तरह की जरूरत को पूरा कर सकता है। जैसे मान लो पानी है, ठीक है। पानी हमारे डेली वेज में बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी है, अब हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोल है। तो ये सारे रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नीड को किसी तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? एवरीथिंग दैट इन आवर एनवायरमेंट विच इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अवेलेबल तो है, बट हम उसको टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एक्सेसिबल नहीं बना सकते, मतलब यूजफुल नहीं बना सकते। तो एनीथिंग विच इज available and which can satisfy our needs but is also technologically accessible, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब उसको खरीदने की क्षमता कोई रखता है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। इस टर्म्ड एज अ रिसोर्स। तो आप ये 2 वर्ड्स इसको याद रखें, ठीक है। एंड ये एक थर्ड, ठीक है। तो इन 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके आप अपने आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ओके, सो सेकेंड थिंग, ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? अच्छा, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। कोई भी रिसोर्स आप मुझे बताओ कब यूजफुल है? जब आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। ह्यूमन बीइंग उसको यूज में ला सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही वो लास्ट कड़ी है जो किसी भी चीज को यूजफुलनेस में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, एंड दस उसको यूज करेगी। So human beings themselves are essential components of resource. They transform material available in the environment into resource. ठीक है, ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इनटू एनवायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस थिंग। नाउ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। यू नो कि रिसोर्सेज को हम 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो बने कैसे हैं, ठीक है। सेकेंड, एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म कब होंगे। ओनरशिप, उनको ओन कौन करता है, उनका मालिक कौन है। एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो डेवलप कितना हुए हैं, अभी तक कितनी ग्रोथ हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। हमने 6th में भी पढ़ा होगा, एनीथिंग दैट इज लिविंग that can be categorized under biotic components, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसकी ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फोना आ जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हो बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स हैं, मेटल्स हैं, वो नॉन लिविंग है बट ऑल्सो रिसोर्स है, यूजफुल है ना। सेकेंड, अब हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, मतलब खत्म कब होंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो खत्म होंगे भी तो दोबारा बनाई जा सकती है। जैसे आप ले सकते हो विंड एनर्जी है, सनलाइट है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, होंगे भी तो दोबारा बन जाएंगे। उनसे जो चीजें हम बनाते हैं वो दोबारा से इमिडिएटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, ये बना ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, ठीक है, एक बार ही खत्म हुआ तो मिलियंस ऑफ ईयर्स जाएंगे उसको दोबारा से क्रिएट करने में। तो मतलब वो नॉन रिन्यूएबल चीज है, एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, खत्म हो सकती है। तो उसके बेस पे आप इसको जज कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप मीन्स
कौन उसको ओन करता है, उसका मालिक कौन है? एक प्राइवेट कोई इंडिविजुअल है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं या मैं हूँ या आपके पेरेंट्स हैं, हमने कोई लैंड बाय की हुई है, ठीक है? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज़ आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सिंगल बंदों ने किया हुआ है। नाउ कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब किसी ग्रुप ने किया हुआ है, एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स। फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड है, ठीक है? आपकी सोसाइटी का जो प्लेग्राउंड है, सारी सोसाइटी उसको ओन करती है ना। थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो एक नेशन के होते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। नेशन मतलब कंट्री, एक कंट्री के जो रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स के अंदर काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, अब इंडिया जो हमारे पास इंडियन ओशन है, कुछ सर्टेन पार्ट तक इंडिया का उसके ऊपर राइट है। उसके बाद इंटरनेशनल राइट शुरू हो जाते हैं, मतलब अदर कंट्रीज के राइट शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास वो क्या, हमारा नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ओन करती है ना। लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब वो कितना डेवलप हो चुका है। नाउ फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स, ऑब्वियसली, ठीक है, विच इज फाउंड बट नॉट बीन यूटिलाइज्ड। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो मिले तो हैं, ठीक है, पर अभी यूज नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लगा सकते हो राजस्थान की विंड एनर्जी। अब राजस्थान में जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज है रेगिस्तान में, पर अभी ऐसा सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम उन हवाओं को यूज कर सके विंड एनर्जी बनाने के लिए, राइट? बट मे बी फ्यूचर में कर लेंगे, है ना? सॉरी। सेकेंड इज डेवलप्ड। डेवलप्ड मतलब जो हो चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल विच आर ऑलरेडी सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन यूटिलाइज। जो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं या यूज हो चुके हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो, एक सेकेंड, सॉरी, हैव बीन, हैव बीन यूटिलाइज्ड, ओके? सो दिस इज कि ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? सीज रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब विच आर इन स्टॉक एंड कैन बी यूज्ड विद राइट टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक में पड़ा है हमारे पास, पर अभी राइट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए, बट हम उसको क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? बहुत इजी था, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। चार तरह के ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले ओरिजिन, देन एग्जॉस्टेबिलिटी, देन ओनरशिप एंड देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब सबसे पहले ओरिजिन में दो थे, बायोटिक, नॉन बायोटिक, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एग्जॉस्टेबिलिटी में दो थे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? ओनरशिप में हमारे पास तीन तरह के, चार तरह के थे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में तीन तरह के थे, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड एंड रिजर्व्स। एनी डाउट? नहीं, चलें आगे। अब इसके बाद हमारे पास आया था रियो द जनेरियो अर्थ समिट 1992। ओके, व्हाट इज दिस? दिस वाज द मीटिंग, ठीक है? ये एक मीटिंग थी जो ब्राजील के एक पार्ट रियो दे जनेरियो में की गई थी, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स ने प्रेजेंट होके इस मीटिंग को मतलब थोड़ा खास बनाया था, ठीक है? अब ये मीटिंग थी किस चीज से रिलेटेड? इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि भाई अब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता जा रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। फर्स्ट थिंग कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस करें। सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, दोज हु डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेट मी टेल यू। ऐसी चीज डेवलपमेंट आप ऐसे करो कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अभी की जनरेशन की नीड को भी पूरा कर दे और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, ठीक है, अभी अवेलेबल है, अभी की नीड को पूरा कर रहा है, पर उसको ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन को भी पेट्रोल देखने को मिल जाए। वो सिर्फ किताबों में ना पढ़े कि भाई हाँ जी हमारे दादा परदादा के पास पेट्रोल जैसी चीज थी, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं जो आप इजीली किसी भी तरह के रियो दे जनेरियो मीटिंग में यूज कर सकते हैं। इट वाज हेल्ड इन जून 1992, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? सेकंड, इन रियो दे जनेरियो ब्राजील में ये मीटिंग हेल्ड हुई थी। थर्ड, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, ओके, पार्टिसिपेटेड। more than 100 heads of state participated,
इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, मतलब प्रेजेंट हुए थे। एड्रेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया गया। एंड देन एजेंडा 21। ओके, व्हाट इज दिस एजेंडा 21? इसका क्वेश्चन अलग से भी बनता है, लेट मी टेल यू। 1 मार्क में, 2 मार्क में बन जाता है यूजुअली, ठीक है। एजेंडा 21 क्या था, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ, मतलब हर कंट्री को अपनी कंट्री के हिसाब से उस कंट्रीज में जो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है, उसको लेकर उनको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स है और सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हर कंट्री अपना खुद का एजेंडा 21 बनाएगी, मतलब लिस्ट बनाएगी। लिस्ट में वो गोल्स लिखेगी कि उसको ये प्रॉब्लम्स उसकी कंट्री में है, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एंड उसको इनको सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। और ये किसके लिए था? अचीविंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लीज ये चीज मत भूलना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही ये लिस्ट बनाई गई थी। एजेंडा 21 मैंने आपको अलग से भी एक्सप्लेन किया, इट फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एवरी कंट्री विल डेवलप द लोकल एजेंडा 21। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ लोकल एजेंडा 21? जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्री को अपना खुद का एजेंडा 21 बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, ओके। इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में आपको पता है बहुत तरह के रिसोर्सेस है, तो उसकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली ढंग से करना बहुत जरूरी है कि हम उन रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करें, ठीक है, एंड उसको, उससे हम ग्रोथ को अचीव करें, ठीक है। तो अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग 3 से 4 स्टेप्स में होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। पहले तो ढूंढो जी हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है। इन्वेंट्री मतलब कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या सामान कहाँ कहाँ पड़ा है, ठीक है, अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारे पास अलग अलग रीजन है, माउंटेनियस रीजन भी है हमारे पास, प्लेन भी है, प्लेट्यू भी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से सोचो। इसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर enclosed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans, ठीक है। ओके, व्हाट डज दैट मीन? जस्ट अ सेकेंड। enclosed कहने का मतलब एक ऐसा प्लान बनाओ, ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी हो, स्किल भी हो और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी हो, जो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि इंडिया में हद से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आप उठा लो, वाटर को उठा लो, ठीक है, पानी हमारे पास इनफ है। अब उस वाटर रिसोर्सेज को, या फिर विंड एनर्जी, जैसे हम राजस्थान में बात की, हमको ही पता है कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है। अब उसको प्लान किया जाना चाहिए क्या, कि भाई क्या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हम वहां पर सेटअप करें, क्या स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है, और कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, ठीक है, जो क्या करे, इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करे। नाउ थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल प्लान, ठीक है। अब आपने ये जो डेवलपमेंट प्लान बनाया, फॉर एग्जांपल राजस्थान के विंड्स की हमने बात की कि हमने इसको यूज करना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, और ये जो हम, मतलब बेसिकली ये जो हम पर्टिकुलर डेवलपमेंट अब करने लगे हैं, ये हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, मतलब ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगी। एट द एंड तो यही यूजफुल चीज है ना, हमें चाहिए तो यही ना। तो इसको हम 3 पॉइंट्स में कैसे याद करते हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, पहले पता करो कहाँ पर कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। नाउ इवॉल्व अ प्लान, ठीक है, इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ठीक है, एंड देन मैचिंग दिस प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक सिर्फ बचा है, 1 2 टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ लैंड, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हमारे पास कौन कौन से टाइप की लैंड है? प्लेन, प्लेन एरिया, मैं आपको बता दूं हमारे पास प्लेन एरिया है कोई अराउंड, सॉरी, 43% एरिया जो है हमारा प्लेन है, ठीक है।
कि टोटल जितना भी इंडिया के पास एरिया उसमें से 43% प्लेन एरिया है। ये परसेंटेज के मतलब एरिया वो है कि ओवरऑल कितना परसेंटेज पूरे एरिया का प्लेन एरिया है। देन माउंटेन है विच इज 30%, देन प्लेट्यू है विच इज 27%। ठीक है, अब प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां जमीन ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन सरफेस फ्लैट होता है। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू की साइड जाओगे, ठीक है, नॉट कश्मीर, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू, ठीक है, वहां पर जमीन जो है ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा उसका जो अल्टीट्यूड है वो हाई है, बट आप अगर उधर अगर आप घूम रहे हो तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि हम पहाड़ों पर घूम रहे हैं, क्योंकि एरिया बिल्कुल प्लेन है, नॉर्मल से ऊंचाई पर है पर प्लेन है। ठीक है, तो ऐसा एरिया टोटल हमारे पास कितना है? 27%। अब देखो प्लेन एरिया के यूजेस क्या है, प्लेन एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है ऑब्वियसली। जैसे पंजाब है, पंजाब में कितना अच्छा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत इजीली आप सेटअप कर सकते हो क्योंकि एरिया प्लेन है, सब कुछ सूटेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। माउंटेन है, माउंटेन का यूज क्यों होता है? टूरिज्म, सबसे बड़ी चीज, अगर किसी को कुछ ना मिले पहाड़ों पे चलते हैं, घूमने जाना है कहाँ जाए? पहाड़ों पे चलते हैं, तो टूरिज्म बहुत अच्छा है। देन फ्लो ऑफ रिवर, मैक्सिमम जो रिवर्स निकल रहे हैं ऑब्वियसली वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। एंड देन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब कि यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होता है, यहाँ पर एनिमल्स ज्यादा होते हैं, प्लांट्स ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होता है। नाउ प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है? रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर रिजर्व्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं मिनरल्स के, जैसे फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है कि भाई 3 तरह की लैंड होती है, प्लेन होता है, माउंटेन होता है, प्लेट्यू। ये परसेंटेज आप याद कर लो, लिखने के लिए काम आएगी, 1 पॉइंट और बन जाएगा कि टोटल एरिया में से 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% प्लेट्यू है। यूजेस क्या है? प्लेन का है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, माउंटेन का है टूरिज्म, फ्लो ऑफ रिवर एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एंड प्लेट्यू का है कि रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल मिल जाते हैं। एग्जाम्पल डाल देना एक फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। कोशिश करना आप ऐसे टेबल के फॉर्मेट में ही आंसर करो एग्जाम में। ऑब्वियसली 3 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर आपको कभी भी 3 में से आपका 0.25 मार्क्स भी कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी को शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव आंसर चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका पेज भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा, तो लेंथ भी मिल जाएगी, लिखना कम पड़ेगा, थोड़ा सा लिखने में सुंदर लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है, और टीचर को भी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी, वो इजीली चेक कर पाएंगे, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉइल। ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में से यूजुअली एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यूजुअली बन जाता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में से, या फिर वो रियो दे जनेरियो मीटिंग बन जाती है। ठीक है, या फिर ये सॉइल वाला, ठीक है, या फिर ये टाइप्स ऑफ ये बन जाते हैं। सॉइल में से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल है, जैसे अलूवियल सॉइल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, इनके 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स आप याद कर सकते हो मैक्सिमम कर लेना। ठीक है, कि एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल छोड़ के तो नहीं आओ। ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम आ रहा है, कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना पता है उतना लिखो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत लिखोगे तो क्रॉस ही लगेगा, ठीक में से नंबर नहीं कटेंगे। सो एटलीस्ट ट्राई, शायद मिल तो जाएंगे ना। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल क्या होता है? इट इज फाउंड ऑन नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, नॉर्थ पार्ट पता है आपको, इंडिया का जो ऊपर वाला हमारा सारा पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ये ठीक है, आई नो इतना अच्छा नहीं बना है, तो ये वाला जो ये ऊपर का पार्ट है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पार्ट में, ईस्ट पार्ट पे एंड कोस्टल प्लेन्स पे हमें एलुवियल सॉइल मिल जाती है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू सब कुछ समझाऊंगी, डोंट वरी। फर्टाइल सॉइल होती है ये, ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें अच्छी उपजाऊ होती शक्ति होती है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी किसी भी तरह का क्रॉप लगाओगे तो वो अच्छी खासी ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो फर्टाइल सॉइल है, देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है। एल्यूवियल सॉइल इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, एक्सटेंसिवली मतलब सेम थिंग कि फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होती है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। ठीक है, एंड दस डेंसली पॉपुलेटेड, इसीलिए यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम है भाई। ठीक है, इंडिया का ज्यादातर काम जो है, हम आगे वाला जो चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, आपको मैं उसमें दिखाऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी
कि इंडिया में अभी भी, ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो इसी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों? कि यहाँ पर काम है तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। डेंस मतलब बहुत ज्यादा। इट इज रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर शुगर केन, पैडी, wheat एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। ये क्वेश्चन भी अच्छा एक नंबर का बन जाता है कि भाई किस तरह की क्रॉप इसमें हम ग्रो करते हैं। तो आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि शुगर केन है, पैडी वीट का ऑप्शन दे दिया, या फिर आपको अदर चीजों का ऑप्शन दे दिया, मिलेट्स का ऑप्शन दे दिया, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप इसमें ग्रो होते हैं। तो 5 ही पॉइंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन, ठीक है। सेकंड, फिट फॉर एग्रीकल्चर है बिकॉज फर्टाइल है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है आपके पास कि इंटेंसली कल्टिवेटेड है तो डेंसली पॉपुलेटिव है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है पोटैश है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड आपको मिल जाता है एंड लाइम मिल जाता है। एंड फिफ्थ इज शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स जो है आप इसमें ग्रो कर सकते हो। एनी डाउट्स? इसके बाद चलो सेकंड पर, ब्लैक सॉइल। ओके, नाउ ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक इन सॉइल हो, ऑब्वियसली कलर ब्लैक होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। अगेन एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है। रेगर सॉइल इज, आपके पास ऐसे कुछ एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, या फिर रेगर सॉइल इज द नेम ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल, है ना। तो आपको याद रखना ब्लैक सॉइल जो है रेगर सॉइल होती है। इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करने के लिए अच्छी होती है। फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। इन एरियाज में मिल जाती है। ऑल्सो अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, गोदावरी एंड कृष्णा नदी जहां से बहती है उसके साइड के जो एरियाज होते हैं उनको वैलीज बोलते हैं, उनके साइड पर भी ये मिल जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे बहुत महीन पार्टिकल से बनती है, मतलब बहुत पिसी सी इसकी ये रेत होती है। दिस सोयल कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अच्छा, अब इस पॉइंट को ना आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ? इसके साथ। मैं आपको बता दूं कॉटन वहीं पर ही ग्रो होता है जहां पर बहुत अच्छा मॉइस्चर या फिर वाटर सप्लाई हो, ठीक है। तो क्योंकि इस सॉइल में बहुत अच्छा मॉइस्चर हमें मिलता है, इसीलिए इस सॉइल को बहुत सूटेबल माना जाता है किस चीज के लिए? ग्रोइंग कॉटन के लिए, ठीक है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, ये सारे मिनरल्स इसमें हमें मिल जाते हैं। तो 6 पॉइंट है। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल, इट इज ब्लैक इन कलर। इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर का कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सो यू हैव टू नो इट इज ब्लैक सॉइल, ओके। थर्ड कहाँ पे मिल जाता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, 2-3 नाम आप याद कर सकते हो। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। दैट इज व्हाई वी grow cotton in this type of soil, and it is rich in calcium carbonate, magnesium, potassium, lime. Now red and yellow soil, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, तो छोटा सा ही इसका पार्ट है, ज्यादा बड़ी है नहीं है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। लो रेनफॉल के एरिया में मिलता है, तो आपको पहले तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे मिल जाती है? ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, ठीक है। ये आप मैप के थ्रू भी मैं याद करवाऊंगी, डोंट वरी। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साइड पे मिल जाती है हमें। डेवलप अ रेडिश कलर, अब रेड एंड येलो सॉइल है तो रेडिश कलर है, ठीक है। अब ये ना एक नंबर का अपने आप में क्वेश्चन बनता है अगेन, ठीक है। आपसे आपके पास क्या लिखा है? डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है व्हाई द रेड एंड येलो सॉइल हैज रेड कलर, ठीक है। हाउ इट गेट्स इट्स रेड कलर, तो यू कैन राइट, ठीक है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपके पास नेक्स्ट सॉइल है लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल क्या होती है? इट डेवलप्स इन एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, टेम्परेचर भी हाई हो, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। सेकंड, इट इज फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड अदर हिल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम, इन एरियाज में मिल जाती है हमें, ठीक है। 2-3 नाम आप याद कर सकते हो अगेन। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट
डज ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। कहता है कि ये सूटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, कि आप कल्टीवेशन इसमें कर सकते हो। सॉरी, एक सेकेंड। आप कल्टीवेशन इसमें कर सकते हो, पर एक ही शर्त पर कर सकते हो। ओहो, अगेन आई डिड द सेम मिस्टेक। या, ठीक है, पर एक ही शर्त पर कल्टीवेशन कर सकते हो कि इसमें मेन्योर और फर्टिलाइजर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन्योर एंड फर्टिलाइजर की रहती है कमी। ओके, इसके बाद लो ह्यूमस कंटेंट है। ह्यूमस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बिकॉज डीकम्पोजर्स होते हैं, अब ये चीज आपने साइंस में पढ़ी होगी कि डीकम्पोजर्स होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो चीजों को डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, उसको मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस जो है इंक्रीज कर देते हैं एक पर्टिकुलर चीज का, मतलब अ, उधर की सॉइल का। इसका ह्यूमस कंटेंट बहुत लो है, बिकॉज डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब ये भी अपने आप में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि वाई लेटराइट सॉइल्स ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो, बिकॉज द डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट्स किल्ड इन दिस हाई टेम्परेचर। ये आप रिलेट कर सकते हो किससे, इस चीज से। इधर से आपको 2 पॉइंट्स याद हो जाएंगे बहुत इजीली, क्या कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेनफॉल बहुत हैवी होता है यहाँ पर, ठीक है, और ड्यू टू दैट हाई टेम्परेचर बहुत इजीली ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं, सारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं ना। हमारे पास लास्ट 2 सॉइल्स बची हैं। सेकंड लास्ट इज एरिड सॉइल, फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के वेस्ट पार्ट में मिलती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल, इसको भी प्रॉपर इरिगेशन का जरूरत होता है। ऑब्वियसली यू नो राजस्थान में कितना ज्यादा कम पानी है, तो वहाँ की जो सॉइल है उसमें ऑब्वियसली वाटर कंटेंट बहुत कम होगा, वाटर कंटेंट कम होगा तो खेती करना, कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली। सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, क्योंकि राजस्थान में भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ड्राई है क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, जिससे इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी होती है। नाउ सोल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सोल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ये वाला पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग पॉइंट है कि सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है यहाँ की सॉइल में, ठीक है, एंड आप कॉमन सोल्ट बना सकते हो कैसे, बाय इवेपोरेटिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल। लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ऑब्वियसली जहाँ पर रेन फॉरेस्ट हो वहां पर ये हमें मिलती है, ठीक है। फीचर्स अलग अलग होते हैं इसके बेस्ड ऑन लोकेशन, किस तरह की लोकेशन पर पाया जा रहा है उस तरह के फीचर्स इसके होंगे, ठीक है। हिली एरियाज पर है, ठीक है, तो वैसा है, माउंटेन में मिल रहा है ना, अगर वैसे कहीं फॉरेस्ट में मिल रहा है तो अलग तरीके का होगा, तो फीचर्स थोड़े वेरी करते हैं। बट एक चीज कॉमन है, लोमी एंड सिल्टीन वैली, कि अगर वैली साइड पे पाते हैं तो लोमी एंड सिल्टी होता है, मतलब वो जो गाद गाद सा होता है ना, कि गीली मिट्टी जो होती है वो, एंड ग्रेन्ड इन द अपर रीजन, ठीक है। और अब ऊपर के रीजन अगर माउंटेन्स वगैरह मिलता है वहां पर ग्रेन्ड होता है, मतलब इतना ज्यादा वाटर नहीं होता इसके अंदर। क्लियर है, बहुत ईजी था। तो मैंने आपको 6 तरह की सॉइल मैंने आपको करवाई है। फर्स्ट इज योर एलोवियल सॉइल, सेकंड इज योर ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ इज लेटराइट, फिफ्थ एरिड एंड सिक्स्थ फॉरेस्ट। याद रखनी है 2-2 3-3 पॉइंट प्लीज, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नाउ आपके पास आता है एग्जाम में ये मैप, ठीक है, कि कौन से पार्ट में कौन सी टाइप की सॉइल मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ये है मिक्स्ड रेड, सबसे पहले अलूवियल सॉइल यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिलती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एलुवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। तो ये मैं आपके पास पूरा मैप अटैच कर रही हूँ, आप इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये आपको मैप की मार्किंग में आ जाता है। कोई डाउट? ओके, तो आपको जिस जिसको मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को चाहिए होगी पीडीएफ, ठीक है, तो पीडीएफ आपको मैं अटैच करवा दूंगी ये सारे नोट्स के। आप पहले एक बार ये नोट्स याद कर लो, देन मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपकी ही बुक्स जो आप रेफर करते हैं, ठीक है, उनमें से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी। एंड आई बेट यू ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आप इन नोट्स को करने के बाद नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आप बहुत इजीली सब कुछ सॉल्व कर लोगे, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा ये छोटे से पॉइंट्स में, सारे नोट्स में, ठीक है, इजी टू लर्न। तो फर्स्ट इसको रिवाइज कर लेना, लिख लेना, लर्न कर लेना, पीडीएफ में अटैच करवा दूंगी, किसी को अगर प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं ताकि वो इजीली करवा सके।
एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करना। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूँगी, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूँगी, ओके? और वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आंसर भी आपको अपने नोट्स से दिखाऊँगी कि कहाँ से वो आंसर्स निकल रहे हैं। ये नोट्स हमने स एनसीईआरटी की ही बुक्स को रेफर करके खुद एक-एक नोट्स बनाए गए हैं हाथ से, तो बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर किए हैं। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज़ नोट्स, ओके? बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत सालों से ट्यूशन्स ले रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और वो इन्हीं नोट्स के थ्रू उन्होंने अभी तक सब कुछ पास किया, उनके मार्क्स बड़े अच्छे रहे हैं। So obviously you can refer this, okay? Bye, see you in the next video. Radhe Krishna.